हेलो बच्चों, आज हम बीए फर्स्ट ईयर में टॉपिक लेंगे अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत। कल हमने पढ़ा था अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत। तो प्राकृतिक सिद्धांत और वैधानिक सिद्धांत में क्या अंतर है वो थोड़ा परिचय देंगे, फिर हम करेंगे आलोचना। तो ये सिद्धांत प्राकृतिक सिद्धांत के नितांत बिल्कुल ही विपरीत है। यानी प्राकृतिक सिद्धांत तो ये है कि हम जो भी सिद्धांत जो प्रकृति ने दिए वो हमें कोई नहीं रोक सकता। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार वो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वैधानिक है, वो कानूनी है जो राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं। तो उसमें कानून उस पर अंकुश लगाएगा। जो भी आप उस अधिकारों का आपने सीमित रूप से अपना जो जितना अधिकार आपको मिला है उतना ही आप अधिकारों का सेवन करेंगे या अधिकार उतना ही लोगे तो आप आराम से ले सकते हैं। लेकिन कानून रूप से आपने अधिकार दूसरों का हनन करके आपने अधिकार ज्यादा लेने की कोशिश की, कानून के विपरीत आए तो कानून उनको दंडित किया जाएगा। इसके अनुसार अधिकार प्राकृतिक या स्वाभाविक नहीं है वरन कृत्रिम है। यानी अगर वैधानिक सिद्धांत है, अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत है यानी कानूनी सिद्धांत है, तो वो प्राकृतिक हो ही नहीं सकता। स्वाभाविक रूप से ये माना जाता है कि वो एक क्या है, मानवीय सिद्धांत यानी मानव द्वारा बना गया ये सिद्धांत है और कानून लागू मानव द्वारा किया गया है। इसलिए ये स्वाभाविक है कि वो कृत्रिम सिद्धांत होगा। अधिकार राज्य की इच्छा और कानून के परिणाम होते हैं और एक व्यक्ति के केवल वे ही अधिकार हो सकते हैं जिन्हें राज्य मान्यता प्रदान करता है। यानी किसी भी व्यक्ति के जो देश में रह रहा है, जिसको नागरिकता वगैरह प्राप्त है, जो उनको कानून की पालन करना बहुत ही जरूरी है और राज्य द्वारा ये मान्यता दी गई कि उन कानून का पालन करना होगा। हमारे अधिकारों का अस्तित्व राज्य की इच्छा और कार्यों पर निर्भर है। यानी हमारे अधिकार, हमने राज्य ने कौन से अधिकार अपनाए? अधिकार तो दिए, लेकिन कानून कैसा है, कठोर है या क्या कहते हैं, कठोर या लचीला है। कठोरता में तो क्या होगा, बनाने भी समय लगेगा। दोनों राज्यसभा लोकसभा में क्या होगा, 2/3 बहुमत द्वारा पारित होकर वो कानून बनाया जाएगा। लचीला में किसी भी राज्यसभा या लोकसभा में साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। तो राज्य कैसा, इच्छा के अनुसार कैसा वो कानून स्थापित कर रहा है। राज्य पुराने अधिकार को छीन सकता है और नए अधिकार को जन्म दे सकता है। यानी ये भी अधिकार है राज्य के, पुराने जो अधिकार खराब थे, जो रूढ़िवादी का महत्व, रूढ़िवादी को बढ़ावा दे रहे, तो ऐसे अधिकार को वो छीन भी सकता है और नए अधिकार लागू भी कर सकता है। जैसे पुराने जमाने में था बहुत पहले कि सती प्रथा, तो ये बहुत ही गलत है। दहेज प्रथा, बाल विवाह, तो अधिकारों के कानूनी सिद्धांत ने इन पर रोक लगा ली। जो लोगों को वो परिवर्तित कर भी सकता है, यानी कानूनी रूप से तो परिवर्तन करेगा और उनको दहेज प्रथा वगैरह उनका पालन करना पड़ेगा। देने की कोशिश की तो सरकार द्वारा उनको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। जैसे कि हमारे मौलिक अधिकार में जो भारत के संपत्ति का अधिकार जो राज्य द्वारा लागू था, लेकिन बाद में 44वें अनुच्छेद द्वारा उनको हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार यानी लोग कहीं ऐसा नहीं करें कि गैर कानून तरीके से संपत्ति अर्जित कर ले, इसलिए संपत्ति का अधिकार हटा दिया। अब वो अधिकार कानूनी अधिकार हो गया। यानी बिना गैर कानून तरीके से आप संपत्ति को अर्जित कर सकते हैं। जैसे ओवर टाइम करके आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन गैर कानून तरीके से तस्करी वगैरह ऐसे आप कोई भी संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। तो ऐसे राज्य कभी भी अधिकार छीन भी सकता है और वापस लागू भी कर सकता है, नए कानून भी बना सकता है। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार राज्य द्वारा दिए जाते हैं और राज्य ही इस बात का निर्णय करता है कि हमारे द्वारा इन अधिकारों का उपभोग किन परिस्थितियों में किस सीमाओं के साथ किया जा सकता है। यानी कि आप उपभोग कितना करोगे वो अधिकार को। कभी कभी ज्यादा लड़ाई झगड़ा वगैरह हो तो उस समय क्या होता है, कर्फ्यू लग जाता है उस राज्य में या उस देश के राज्य में, तो कर्फ्यू लग जाता था। उस समय स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया जाता, सारे अधिकार सीमित हो जाते, यानी बाहर नहीं जाना। कर्फ्यू का जब राज्य द्वारा आदेश होगा तभी समय देगा, तभी वो बाहर जा सकता है। तो ऐसे अधिकार आपके ये नहीं कि कभी भी राज्य लागू
कर सकता है, छीन भी सकता है, लेकिन एक ऐसा अधिकार है जो अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार, वो कभी भी आपातकाल में नहीं छीन सकता। बाकी अधिकार आपातकाल में राज्य द्वारा छीना जा सकता है। इस प्रकार से अधिकार को उपभोग परिस्थिति में इन सीमाओं के साथ किया जा सकता है। इस सिद्धांत के राज्य अधिकार में 3 प्रकार कार्य बताए गए, यानी राज्य के अनुसार अधिकार के 3 कार्य हैं और ये शर्त लोगों को या जनता को माननी ही पड़ेगी। पहला है अधिकारों की परिभाषा करना, यानी ऐसा नहीं कि मन चाहे कानून ने अधिकार बना दिया और परिभाषा है ही नहीं। तो परिभाषा में क्या होगा, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार में कहीं भी हम आ जा सकते हैं, शिक्षा ग्रहण वगैरह कर सकते हैं, कहीं भी हम व्यापार कर सकते हैं, हमारे विकास के लिए कहीं भी हम विदेशों में पढ़ने जा सकते हैं, ये सब परिभाषा दी गई है। और समानता का अधिकार, बिना जाति लिंग सभी को समान रूप से, धर्म के आधार पर सबको समान रूप से उनको अधिकार देना। तो ये अधिकार जैसे धर्मनिरपेक्ष अधिकार, संस्कृति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सारे उनकी परिभाषा होती है। तो ऐसे ही राज्य को ऐसे अधिकार जो भी दे उनकी परिभाषा होनी बहुत ही जरूरी है। अगर परिभाषा नहीं होगी तो वो अधिकार मान्य नहीं होगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे कौन से अधिकार हैं और कैसे हमें अधिकार को प्राप्त करना है और कितनी कितनी सीमा तक हमें अधिकार मिले गए। दूसरी बात बताइए, उसकी सीमाएं निर्धारित करना। बिल्कुल मौलिक अधिकार या आपको अधिकार जो दे रखे हैं वैधानिक रूप से, तो उनकी सीमा को निर्धारित करना, यानी इस सीमा तक आपको स्वतंत्रता दी है, इस सीमा तक आपको समानता दी है, इस सीमा तक धर्मनिरपेक्ष, यानी हर बात के लिए सीमा रखी है। ऐसा नहीं कि स्वतंत्रता का अधिकार कभी भी कुछ भी करो, ऐसा नहीं। दूसरों के अधिकार को बिना हनन किए अपने अधिकार को समय देखकर, ऐसा नहीं कि रात को घूमने निकल गए 12-1 बजे के, नहीं स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये सब नहीं हो गए। राज्य द्वारा जो निर्धारित सीमा है कि स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन दूसरे देशों में आप वीजा बनाकर दूसरे देशों में आप जा सकते हैं, बिना वीजा के नहीं मैं तो स्वतंत्रता का अधिकार कहीं भी जा सकता हूँ, तो ये संभव नहीं। इसलिए राज्य द्वारा उसकी सीमाओं को निर्धारित करना पड़ता है। तीसरा है उसके उपभोग के आश्वासन की व्यवस्था, यानी आप जो अधिकार प्राप्त कर रहे, 6 अधिकार मौलिक अधिकार दिए हैं, जो आपको अधिकार दे दिए गए, उनको आश्वासन देना चाहिए राज्य को कि इस अधिकारों की आपकी रक्षा की जाएगी कानून द्वारा और आपके अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। जैसे मौलिक अधिकार भारत में दिए हैं 6, और मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्मनिरपेक्ष का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये संविधान की आत्मा, क्योंकि 5 अधिकार की रक्षा यही करता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये है अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत। अब हम इतने देखते हुए ये देखा कि कैसे होना चाहिए अधिकार, किस सीमा तक होना चाहिए, कैसे उन तक कैसे आश्वासन दे राज्य और कैसे उनको मिलेंगे अधिकार, किसका उन्होंने कानून का रूप से तोड़ा या ज्यादा अधिकार लेने की कोशिश की तो उनको दंडित किया जाएगा। तो ऐसे ये है वैधानिक अधिकार। अब इतने अधिकार दिए तो फिर बाद में उनकी आलोचना होगी, तो आलोचना में वैधानिक सिद्धांत का समर्थन तो क्या है, बेंथम, ऑस्टिन, हॉब्स और हॉलैंड आदि विद्वानों ने इनके अनुसार मापदंड नैतिकता और वास्तविकता होने के लिए सिद्धांत को वास्तविकता कहा है, लेकिन कई विचारकों ने उनकी आलोचना भी की है। तो पहले अब हम पढ़ेंगे आलोचना, अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत की आलोचना। पहला है राज्य के आदेश कानून का निर्माण नहीं कर सकता, यानी जो राज्य के आदेश है वो कानून का निर्माण हरगिज नहीं कर सकता। कैसे? जैसे कि राज्य अथवा शासन के आदेश से ही कानून का निर्माण नहीं हो जाता। वस्तुतः राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता, उन्हें मान्यता प्राप्त करता है और रक्षा करता है। जैसे उदाहरण के लिए राज्य का कोई भी कानून चोरी, घूसखोरी, काला बाजार को अधिकार के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकता। इस संबंध में वाइल्ड ने कहा है कि कानून ही हमारे अधिकार को मान्यता देता है और उसकी रक्षा करता है, परंतु वह उन्हें जन्म नहीं दे सकता। अधिकारों को कानूनी के रूप से दिया गया जाए या दिया गया
उसका अपना अस्तित्व है, यानी राज्य के आदेश ही कानून का निर्माण नहीं करता। राज्य ने कह दिया, मैं उदाहरण बताती हूँ, राज्य ने कह दिया कि इस कानून का हमें पालन करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए जैसे दहेज प्रथा, कानून आदेश जारी कर दिया कि आपको ये दहेज प्रथा या बाल विवाह वगैरह नहीं करना, और अगर किया या दहेज दिए या बाल विवाह किया तो उसको सजा दी गई। तो निर्माण उन्होंने कर दिया कानून का, लेकिन राज्य के आदेश कानून का निर्माण नहीं करेंगे। जैसे कई समाज में, जाति में दहेज प्रथा का चलन है, और वो दहेज देकर ही उनका समाज में जीना, वो ऐसा नहीं कर सकता कि कानून की तरफ से वो है अवहेलना हो रही है, वो चुपके वो दहेज देगा और बाल विवाह भी करवाएगा। जब तक कानून में हम FIR दर्ज नहीं करवाएंगे तब तक वो आदेश नहीं होगा। तो ये है कि राज्य के आदेश कानून का निर्माण नहीं कर सकता, यानी जब तक समाज नहीं मान सकता उस कानून को या स्वीकार नहीं किया जा सकता तब तक कानून का कोई निर्माण कर ही नहीं सकता। फॉर्मेलिटी के लिए कानून बना दिया कि दहेज प्रथा मना है, लेकिन फिर भी हमारे भारत में बेधड़क से बहुत सारी जातियों में दहेज प्रथा चल रही है। तो ये सब बातें आ सकता है, आगे बातें आ सकती है कि राज्य के आदेश कानून का निर्माण नहीं कर सकती। राज्य कानून लागू कब करेगी? जब वो कठोर रूप से करेगा। कठोर रूप से भी लोग स्वीकार नहीं करेंगे तो वो कभी भी चुपके वो कार्य कर सकेंगे। इसलिए राज्य के आदेश कानून का निर्माण नहीं कर सकता। इसके बारे में लास्की ने कहा है कि अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत केवल ये बता सकता है कि वास्तव में राज्य का स्वरूप कैसा है, लेकिन उससे ये पता नहीं चलता कि राज्य के जिन अधिकारों को मान्यता दी है वे वास्तव में मान्यता योग्य है भी या नहीं। वही है, जब तक कहना का मतलब लास्ट आप कह सकते हैं कि जब तक समाज स्वीकार नहीं करता उस कानून को तब तक राज्य के आदेश कानून का निर्माण नहीं कर सकता। वो स्वीकार जब समाज करेगा उसी कानून का पालन करेगा। जैसे शिक्षा का अधिकार, लेकिन गांवों में अभी भी लड़कियों को पढ़ा नहीं रहे, तो कानून तो बना दिया लेकिन मान नहीं रहे। तो वही है कि राज्य के आदेश कानून का निर्माण नहीं कर सकता, यानी कानून तो बना दिया लेकिन निर्माण नहीं करेंगे क्योंकि लोग उनका कहना नहीं मानेंगे। तो मानने के लिए ऐसा कानून बनाना चाहिए जो समाज भी उनको मान सके। दूसरी आलोचना है राज्य निरंकुश व स्वेच्छाचारी हो जाएगा। यानी दूसरे पॉइंट में ये आलोचना की गई है कि यदि हम ये मान भी ले कि राज्य ही अधिकार का एकमात्र जन्मदाता है और इसके परिणाम स्वरूप राज्य निरंकुश व स्वेच्छाचारी यानी खुद के मन से विवेक द्वारा आपके ऊपर कानून लगाना हो जाएगा, और शासक उसकी सत्ता बनाए रखने के लिए व्यक्ति के अधिकार का अंत कर देंगे। आशीर्वादम के इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह कहना है कि एकमात्र राज्य की ही अधिकारों की सृष्टि करता है, राज्य को निरंकुश बना देता है। यानी अगर ज्यादा राज्य को अधिकार दे दिया कि कानून बनाने का और करना ही है आपको, तो वो राज्य निरंकुश बन जाएगा, वो मन चाहे वो कानून बनाने लग जाएगा। लेकिन ऐसा निरंकुश आलोचना में तो है, लेकिन लोकतंत्र अभी राजतंत्र में ये हो सकता था कि अपने मन से राजा कानून बनाए, तो मन से अपने खुद के स्वार्थ के लिए बना सकता है, तो वो निरंकुश बन सकता है। राजतंत्र की बात है, लेकिन अभी वर्तमान में आलोचना उनकी नहीं की जा सकती कि ये तो राजतंत्र में निरंकुश हो सकता है, मन चाहे वो कानून बना सकते हैं तो लोगों का आनंद होगा, तो आलोचना हो सकती है। लेकिन वर्तमान राजतंत्र नहीं है, वर्तमान में लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में जैसे ही सत्ता निरंकुश होने लग जाएगी तो क्या होगा, जनता उस सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगी और वो कानून नहीं बनेगा। मन चाहे कानून नहीं बन सकता, क्योंकि कानून बनने से पहले जो भी विधेयक आता है तो उस संसद में पारित होने के बाद लोगों को पता चलता है कि ये कानून बनने वाला है। ऐसे ही बनने पर सब विरोध करते हैं उस कानून का, तो कानून बन ही नहीं सकता। और कानून मन चाहे नहीं बनाएगी अगर सरकार, तो वो निरंकुश बन ही नहीं सकता। तो अभी वर्तमान की देखें लोकतंत्र की, तो इसमें राज्य निरंकुश और मन चाहे वो कानून नहीं बना सकता। लेकिन राजतंत्र की देखें उस समय की बात, जब प्लेटो अरस्तु उससे भी पहला, तो उस समय कह सकते हैं कि राज्य कानून अगर वैधानिक कानून बनाए तो मन चाहे कानून बनाए तो वो निरंकुश बन सकता है।
लोगों को उनका कहना मानना पड़ेगा। तीसरी आलोचना है कानूनी अधिकारों का उचित आधार नहीं। यानी अगर सरकार या राज्य द्वारा कानून अधिकार बनाए तो उनका उचित आधार नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे विचारकों ने इनकी आलोचना की है। कैसे की है कि कानून अधिकार का उचित आधार भी नहीं हो सकता, क्योंकि कानून में नित्य प्रति संशोधन परिवर्तन होते रहते हैं। अधिकारों को उसका यथोचित महत्व और सम्मान प्रदान करने की दृष्टि से औचित्य की भावना को ही अधिकार के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। लॉर्ड ने ठीक ही कहा कि किसी भी प्रकार की नैतिक व्यवस्था अधिकारों की आवश्यकता की पूर्व कल्पना है। इसके अभाव में प्रभाव, प्रयत्न, दावे या शक्तियों को हो सकती है, परंतु इसकी अधिकार नहीं कहा जा सकता। अधिकार का आधार तो औचित्य की भावना ही हो सकती है। तो कहने का मतलब कानूनी अधिकार का उचित आधार नहीं कि हर बात के लिए कानून लागू करेंगे, ये अधिकार। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है और हटा भी सकते हैं, जैसे कि संपत्ति का अधिकार हटाया और वोट देने का अधिकार जैसे 21 वर्ष था जो 18 वर्ष कर दिया। तो कानूनी अधिकार का आधार उचित नहीं है, क्योंकि वो मन चाहे कभी भी संशोधन भी कर सकता है उस कानून में, और जो अधिकार बना दिए उनको हटा भी सकते हैं, जैसे संपत्ति का अधिकार। इसलिए वैधानिक सिद्धांत में अधिकारों कानून अधिकार का उचित आधार नहीं माना गया है। लास्ट आलोचना है वैधानिक अधिकारों के संबंध में भी स्वीकार नहीं। यानी वैधानिक कानूनी अधिकारों में भी ये स्वीकार नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि इतनी आलोचनाओं के बचने के लिए वैधानिक सिद्धांत के कुछ प्रतिपादक ये कहते हैं कि राज्य केवल वैधानिक कानून का निर्माण करता है, परंतु इस बात को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि व्यवहार में देखा जाता है कि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकार को ही राज्य द्वारा स्वीकृत किया जाता है। इसके विपरीत प्रोफेसर हॉकिंस ने कहा कि विधि का किसी समय को स्वरूप और उसके होना चाहिए, उन दोनों के बीच में सदैव ही अंतर रहता है। ऐसी स्थिति में वैधानिक सिद्धांत ये तो बता देता है कि एक विशेष परिस्थिति में नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए। कहने का मतलब कि वैधानिक अधिकारों के संबंध में भी स्वीकार नहीं कि लोगों को ये भी पता नहीं कि कौन से अधिकार उनको है और कौन से नहीं है। ये सही ढंग से हम उनको परिभाषित नहीं कर सकते। जैसे कि हमें अधिकार दिए स्वतंत्रता का अधिकार, कितनी स्वतंत्रता कितने दिए वो हमें पता नहीं। समानता का अधिकार कह रहे और समानता है तो आरक्षण दे रहे, SC ST और OBC उनको आरक्षण दे रहे, तो कहाँ समानता रही? तो वही है कि वैधानिक अधिकार के संबंध में लोग स्वीकार ही नहीं कर रहे, क्योंकि जितना आप कानूनी रूप से अधिकार बताते रहेगा आपको इतने अधिकार दिए, लेकिन अधिकारों में वो कटौती कर रहा है। मैंने अभी कहा कि समानता का अधिकार, जिसमें सभी को समान लेवल में, सभी को समानता, यानी उच्च नीच की भावना नहीं, कोई गरीब अमीर नहीं, कोई ऊंची जाति नीची नहीं। लेकिन आज गांव में आज भी उच्च नीच की भावना, छुआछूत कर रहे हैं। दूसरी बात, आरक्षण देकर समानता का आनंद कर रहे हैं। तो ये बातें सब सामने आ जाएगी कि वैधानिक अधिकार के संबंध में लोग स्वीकार ही नहीं करेंगे कि कानूनी रूप से आपने अधिकार तो दे दिए, लेकिन उनका कहां तक सीमित है, कहां तक वो जाएगा, ये सब बातें आ जाती है। तो अब हम आलोचना के बाद थोड़ा सा महत्व देखते हैं, यानी इनका इतना होते हुए भी कुछ महत्व रह जाता है। यानी थोड़ा महत्व शॉर्टकट में थोड़ा देख ले कि महत्व ये है कि इस सिद्धांत के आलोचना के साथ साथ उनका थोड़ा, इतनी आलोचना तो की लेकिन कुछ महत्व भी रह जाता है, इसकी बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस सिद्धांत के सत्य का अंश है कि समाज की ओर से जिन स्वतंत्रता और सुविधा को मान्यता प्राप्त कर दी है या व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए जो स्वयं या दावे अनिवार्य हैं, उन्हें उस समय तक अधिकार नहीं कहा जा सकता जब तक कि उन्हें राज्य के द्वारा मान्यता प्रदान नहीं कर दी जा सकती। परंतु अधिकारों के वैधानिक और नैतिक दो पक्ष होते हैं और अधिकारों के वैधानिक पक्ष बल देकर उसके द्वारा आंशिक सत्य का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर इतने अधिकार तो दे दिए, लेकिन अधिकार का
सही रूप ये मान्य है कि जब लोग स्वीकार करें उस अधिकार को, तो वैधानिक अधिकार आपने अगर ये भी है, उनका महत्व बढ़ जाता है। किसका? वैधानिक अधिकार का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि अगर कानून लागू नहीं किया लोगों पे, तो फिर लोग फिर बाद में उनको कानून की पालना नहीं करेंगे, और ऐसे राज्य आदेश दे के आपको ऐसा करना, तो कोई भी व्यक्ति इसका कहना नहीं मानेंगे। कब मानेंगे? जब कानून लागू करेंगे कि अगर इसका हनन किया तो उनको दंडित किया जाएगा। तो आलोचना होते हुए भी थोड़ा सा महत्व रह जाता है कि वैधानिक कानून एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके बगैर लोग उनका कहना नहीं मानेंगे। अगर कानून रूप से अधिकार का वैधानिक रूप नहीं आया तो लोग उस नीति निर्देशक तत्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऐसे ही फिर बाध्य हो नहीं होगा, लोग न्यायालय में अपने अधिकार को मांगने के लिए नहीं जाएंगे। किसी ने हनन किया तो अधिकार को उनका वापस उनको हक दिलाना, ये सब नहीं होगा कानूनी, तो फिर बाद में लोग फिर बाद में उस अधिकार का महत्व नहीं समझेंगे। इसलिए ये इतनी आलोचना होते हुए भी कह सकते हैं कि अधिकार का महत्व कुछ है कि जब तक राज्य अधिकार को लागू वैधानिक रूप से, कानूनी रूप से लागू नहीं कर सकता, तब तक लोग उनके मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, कल हम पढ़ेंगे अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। ठीक है, बाय।